जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, यूपी टेट 2026 की परीक्षा 23 तारीख से शुरू हो रही है, 3 तारीख से शुरू हो रही है और आज आप लोगों का 30 तारीख हो चुका है। अब आपके पास मात्र फास्ट रिवीजन करने के लिए समय बचा है, जिसमें हम लोग आज हिंदी का 30 प्रश्न देखेंगे बहुविकल्पीय, और साथ ही साथ 30 देखेंगे हम लोग पर्यावरण का, यानी जिसमें पर्यावरण, भूगोल, जीव विज्ञान, संविधान सभी पार्ट को शामिल किया गया है। आज की क्लास आप लोगों का अंतिम प्रहार का क्लास होने वाला है। शाम 7 बजे आप लोगों को पर डे 30-30 प्रश्नों का सेट, यानी कि 60 प्रश्न का इस 2 विषयों से सेट मिलने वाला है। आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ करके फास्ट रिवीजन में देख लिया करें, आपका समय ज़्यादा लॉस नहीं किया जाएगा। और परीक्षा के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। बिना डरे हुए पेपर की तैयारी करते रहें, बेहतरीन जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द पूछा गया है। शब्दों को उनके रचना के आधार पर, उनके उत्पत्ति के आधार पर, उनके प्रयोग के आधार पर, उनके अर्थ के आधार पर 4 आधार पर बांटा जाता है, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज ये 4 शब्द होते हैं। तत्सम मतलब जो संस्कृत के सेम शब्द हों। तो क्या इसमें आग है, आँख है, अग्नि है या दूध है? तो मित्रों इसमें अग्नि, जो कि संस्कृत का ठीक वैसा ही शब्द है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिन रात शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। दिन रात, अगर इसका विग्रह करें तो दिन और रात होगा। और अगर हम लोग देखें तो दिन का विलोम रात है, ये एक विशेष पहचान है। द्वंद्व समास का एक विशेष पहचान है कि पहले पद का विलोम दूसरा पद होता है। अगला है, जो जानने में रुचि रखता हो। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? ग्रंथकार, जिज्ञासु, पाठक या ग्रंथप्रिय। तो मित्रों जो जानने में रुचि रखता है उसको एक शब्द में जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। अगला प्रश्न है, राम ने खाना खाया। राम ने खाया वाक्य में कारक है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर अधिकरण कारक। तो कारक कुल मिलाकर के संस्कृत में, हिंदी में होते हैं 7। हिंदी में 7-8 होते हैं, मतलब संबोधन कारक भी होता है तो 8 कारक होते हैं, जिसमें कर्ता ने होगा अगर चिन्ह तो कर्ता कारक है, तो राम ने है। कर्म इसमें कुछ है नहीं, क्या खाया तो पता नहीं, किसके द्वारा ये भी नहीं है, और अधिकरण यानी में पे पर होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका कर्ता कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरतम शब्द में कौन सा भेद है? विशेषण है कि विशेषण का उत्तमावस्था है या फिर क्रिया है या फिर संज्ञा है? तो मित्रों सुंदरतम शब्द विशेषण का उत्तमावस्था है। अगला प्रश्न है, अभिलाषा का विलोम है। अभिलाषा का विलोम क्या होता है? इच्छा, कामना, विरक्ति या आकांक्षा। अभिलाषा मतलब इच्छा, कामना मतलब भी इच्छा होता है और आकांक्षा मतलब भी इच्छा होता है, लेकिन विरक्ति मतलब कि किसी भी चीज़ से दूर हट जाना, चले जाना। अगला प्रश्न है, जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अमर, अचल, अटल, अजर। तो जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द होगा अमर। क्या होगा मित्रों? अमर होगा। अगला प्रश्न है, कम बोलना मुहावरे का अर्थ है मौन रहना या सोच समझकर बोलना या फिर चुप रहना या धीरे बोलना। तो कम बोलना का अर्थ होगा सोच समझकर बोलना। क्या होगा मित्रों? सोच समझकर बोलना। अगला प्रश्न है, आकाश पाताल एक करना। इसका अर्थ क्या होगा? बहुत परिश्रम करना, झगड़ा करना, भाग जाना या फिर डर जाना। तो आकाश पाताल एक करना का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। क्या होगा मित्रों? बहुत परिश्रम करना। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? नीर, वारि, तोय या वायु। तो नीर, वारि और तोय ये जल के पर्यायवाची हैं, लेकिन वायु शब्द क्या है? ये अलग शब्द है, यानी हवा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, सरल वाक्य है, इसमें से कौन सा है? वह पढ़ता है और लिखता है, जब वर्षा हुई तब हम रुके, राम विद्यालय गया, या फिर जो लड़का आया वह मेरा भाई है।
तो मित्रों इसमें अगर हम देखें तो जिसमें केवल एक सब्जेक्ट हो और साथ ही साथ एक ही विधेय हो, यानी एक कर्ता और एक विधेय हो, तो ये आपको मिल रहा है राम विद्यालय गया। बाकी इसमें देखें वह पढ़ता है और लिखता है, तो दो दो क्रिया मिल रही है। इसमें जब वर्षा हुई तब हम रुके, तो इसमें दो कर्ता दो क्रिया मिल रही है। अगला प्रश्न है संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य मतलब जुड़ा हुआ वाक्य कौन सा है? वह ईमानदार है, वह आया और चला गया, जो आया वह चला गया, वर्षा होने पर फसल अच्छी हुई। वह ईमानदार है, ये सरल वाक्य है, और वर्षा होने पर फसल अच्छी हुई, ये भी सरल वाक्य है। जो आया वह चला गया, ये आपका मिश्रित वाक्य है, और वह आया और चला गया, ये आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यह वाक्य है, सरल है कि संयुक्त है कि मिश्र है या फिर आज्ञार्थक है? तो मित्रों ये कैसा वाक्य है? ये आपका मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें से जो वाक्य गलत हो उसको चुनाव करना। वह मुझसे मिला, मुझे पुस्तक चाहिए, उसे भूख लगी है, मैं तुमसे बड़ा है। तो मैं तुमसे बड़ा है नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ होना चाहिए, इसलिए आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पढ़ाई करना में करना शब्द क्या है? मुख्य क्रिया है कि सहायक क्रिया है कि संयुक्त क्रिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया है? तो मित्रों इसमें करना शब्द जो है ये आपका सहायक क्रिया है, और दोनों पढ़ाई करना दोनों मिलाकर के संयुक्त क्रिया है, और पढ़ाई मुख्य क्रिया है, प्रेरणार्थक इसमें है नहीं। अगला है रामचरितमानस के रचयिता हैं, कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीर या फिर मीराबाई? तो मित्रों रामचरितमानस तुलसीदास जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है, और कह सकते हैं कि यह अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रमुख कवि नहीं है, कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या कबीर? तो छायावाद के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत जी हैं। लेकिन कबीर जी क्या हैं? तो कबीर जी भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है कामायनी किस विधा की रचना है? कामायनी की विधा बताना है। नाटक है कि महाकाव्य है कि उपन्यास है कि कहानी है? तो मित्रों कामायनी जो है आपका ये महाकाव्य विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है गोदान, गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद जी, जैनेन्द्र कुमार या फिर निराला या रेणु? तो मित्रों गबन, गोदान, सेवा सदन, परीक्षा, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए रचना हैं। अगला प्रश्न है साकेत के रचयिता हैं। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद या फिर निराला? तो मित्रों साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, और इसमें भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, क्या होता है मुख्य उद्देश्य? नियम रटाना, संप्रेषण क्षमता का विकास या फिर केवल लेखन या केवल पठन? तो मित्रों भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है संप्रेषण क्षमता का विकास करना। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है, क्या है? व्याख्यान विधि, व्याकरण विधि, मौखिक एवं क्रियात्मक विधि या फिर अनुवाद विधि? तो मित्रों अगर प्राथमिक शिक्षा स्तर पर हैं तो वहाँ पर मौखिक और क्रियात्मक विधि होनी चाहिए, अर्थात मौखिक उनसे बताएं और कार्य करवाएं। अगला प्रश्न है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये हैं, क्या है? भाषा के रूप, भाषा कौशल या भाषा के अंग या फिर व्याकरण के नियम? तो मित्रों ये सभी हैं आपके भाषा कौशल। भाषा के रूप में अगर देखें तो लिखित, मौखिक और सांकेतिक तीन प्रकार की भाषाएं होती हैं। अगला प्रश्न है बालकों की शब्द संपदा बढ़ाने में सहायक है, क्या सहायक है? निबंध लेखन, कहानी कथन, व्याकरण अभ्यास या फिर अनुवाद? तो बच्चे अगर कहानी कहेंगे तो उनकी शब्दों की जो संपदा है वो बढ़ेगी। अगला प्रश्न है भाषा सीखने की प्राकृतिक क्रमिक प्रक्रिया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बच्चे किस प्रकार से भाषा सीखते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले सुनेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं? सुनते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे? सुनेंगे तो सुन करके फिर बोलना सीखेंगे, तब फिर पढ़ना सीखेंगे,
और लिखने की प्रक्रिया जटिल होती है, इसलिए चौथे नंबर पर लिखना जाएगा। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपका हो जाएगा भाषा सीखने की प्राकृतिक क्रमिक प्रक्रिया। अगला है मित्रों, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, काल है, क्या है? भूतकाल है कि वर्तमान काल है कि भविष्य काल है या फिर पूर्ण काल है? तो मित्रों, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, ये आपका क्या है? ये वर्तमान काल है। अगला प्रश्न है, समानता शब्द में प्रत्यय है। समानता शब्द में कौन सा प्रत्यय? कर्ता या फिर ता या फिर व्यय? तो मित्रों, समानता के अंत में समान शब्द में ता प्रत्यय जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर ता आपका विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, जो दूसरों का भला करता हो के लिए एक शब्द है, परोपकारी, परहित, सेवक या फिर दयालु? तो जो दूसरों का भला करता है उसे एक शब्द में परोपकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? परोपकारी। अगला प्रश्न है, आम के आम गुठलियों के दाम, यह है, क्या है भैया? लोकोक्ति है कि मुहावरा है कि कहावत है कि अलंकार है? तो मित्रों, आम के आम गुठलियों के दाम, ये एक प्रकार की कहावत है जो लोग कहते रहते हैं। मतलब जो हम काम कर रहे थे वो तो उसका लाभ तो मिला ही, साथ ही साथ अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में TLM का अर्थ है, क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टोटल लर्निंग मेथड या फिर टीचर लैंग्वेज मॉडल या फिर टेक्निकल लैंग्वेज मेथड? तो मित्रों, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जिसका अर्थ होता है शिक्षण, लर्निंग का अधिगम और मटेरियल का सामग्री। शिक्षण, अधिगम, सामग्री आपका ए वाला प्रश्न कह रहा है कि जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर किस क्षेत्र में पाया जाता है? मरुस्थल में, शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, टुंड्रा? तो कहाँ पाया जाता है मित्रों? ये सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए यानी वैश्वीकरण, ऊष्मीय वृद्धि, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो नीचे दिए गए हैं इसमें से प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक यानी डिकम्पोजर्स का मुख्य कार्य है ऊर्जा उत्पादन, भोजन निर्माण, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण या ऑक्सीजन उत्पादन? तो क्या है मित्रों? पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा? नवीकरणीय मतलब जिसको बार बार यूज कर सकते हैं और ख़त्म ना हो आसानी से। तो क्या है मित्रों? सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन यानी कि बायो मैग्निफिकेशन सर्वाधिक किस में होता है? जल में, मृदा में या फिर खाद्य श्रृंखला या वायुमंडल? तो किस में होता है मित्रों? तो ये होता है खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा जैव आवर्धन होता है। अगला है, ओजोन छिद्र मुख्यतः किस कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? तो मित्रों, इसके लिए CFC सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि फ्रिज और AC के कंप्रेसर वाली गैस से निकलता रहता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1972, 1980, 1986, 1992? कब हुआ? तो 1992 में हाथी परियोजना आया था, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1980 में वन नीति आई थी और 1972 में क्या हुआ था, ये आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण श्रवण शक्ति को प्रभावित करता है? वायु, जल, ध्वनि या मृदा? तो मित्रों, ध्वनि प्रदूषण किसको प्रभावित करता है? श्रवण शक्ति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का सबसे घना स्तर कौन सा है? भूपर्पटी, मेंटल, बाह्य कोर या आंतरिक कोर? तो कौन है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा घना स्तर होता है आंतरिक कोर। आंतरिक कोर से कम होता है और बाकी सबसे ज़्यादा होता है बाह्य कोर, उसके बाद फिर मेंटल, तब फिर सबसे विरल भाग होता है भूपर्पटी। अगला प्रश्न है, मानसून पवनों की उत्पत्ति किस महासागर से होती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिंद महासागर से मानसून
पवनों की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मासिनराम, दार्जिलिंग या फिर कोडाईकनाल? तो मित्रों, चेरापूंजी और मासिनराम ये दोनों मेघालय में हैं, जो कि मासिनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है और कोडाईकनाल आप लोगों का दक्षिण भारत में है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मासिनराम में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष कितने डिग्री झुका हुआ है? 21.5 डिग्री यानी 21 से 1/2, या 22 से ही 1/2 डिग्री, या फिर 23 से ही 1/2 डिग्री, या 24 से ही 1/2 डिग्री? तो पृथ्वी का अक्ष 23 से ही 1/2 डिग्री का झुकाव लिए हुए है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 7, 8 या फिर 9? तो कितने राज्यों से मित्रों? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गरम, छज, पत्रम। ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके 8 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रवित पदार्थ कहलाता है? मैग्मा, लावा, राख या फिर धुआं? तो क्या कहलाता है मित्रों? तो ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रवित पदार्थ लावा कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, थार या फिर अंटार्कटिका? सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है मित्रों, और ये शुष्क मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर नाभिक? तो मित्रों, नाभिक में डीएनए और आरएनए की संरचना पाई जाती है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। दायां आलिंद, बायां आलिंद, ऐसे ही दायां आलय और मतलब दायां निलय और बायां निलय। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नाभिक या राइबोसोम? तो मित्रों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, आग्न्याशय, यकृत या फिर प्लीहा? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसको लीवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या WBC? तो मित्रों, इसमें हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडल संरचना का प्रतिपादन किसने किया? मेंडल, डार्विन, वाटसन और क्रिक या फिर हर्षे चेस? तो मित्रों, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन वाटसन और क्रिक ने किया था। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन ऑक्सिन। ऑक्सिन एक हार्मोन होता है जो कि पौधों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? पुष्पन, वृद्धि, फलन या फिर बीज निर्माण? तो ऑक्सिन हार्मोन एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है और ये वृद्धि में काम करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन का अंतिम अंग कौन सा है? श्वास नली, फेफड़े, एल्वियोली या फिर ब्रोंकस? तो मित्रों, मनुष्य में श्वसन का जो अंतिम अंग है वो है एल्वियोली। क्या है? एल्वियोली है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950? तो मित्रों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और अंगीकार किया गया। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो संविधान की प्रस्तावना में 5 आदर्श हैं, जिसमें समानता की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। ऐसे ही इसमें 5 प्रकार के आदर्श की बात की गई है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं? 5, 6, 7 या 8? वर्तमान की बात हो रही है और वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। ऐसा नहीं कहा गया है कि संविधान में कितने थे।
वर्तमान में कितने हैं, यानी कि जब इस संविधान में कितने थे की बात नहीं की गई, तो यहाँ पर है की बात हो रही है, तो 6 हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो मित्रों भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व और भाग 5 में है संसद। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? पूर्णतः संघीय, पूर्णतः एकात्मक, संघीय लेकिन एकात्मक झुकाव वाला, या फिर परिसंघ? तो मित्रों भारत का संविधान तो संघीय है लेकिन एकात्मक झुकाव वाला है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद कीजिए 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित नेहरू या BR अम्बेडकर? तो मित्रों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। इस प्रकार से मित्रों 30 प्रश्नों की बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोगों ने आज कंप्लीट की। ऐसे ही समस्त प्रश्नों की सीरीज को पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको प्रश्न कैसे लगे, आपके कुल कितने सही गए, ये भी आप लोग चेक करते रहें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।